बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि समान नागरिक संहिता को लेकर क्या कुछ हलचल तेज हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक मीटिंग में समान नागरिक संहिता पर चर्चा करने के बाद से सियासी गलियारे में इसे चर्चा का मुद्दा बना दिया गया है और इस पर काफी चर्चा हो रही है। सियासी दलों की बहस के बीच संसदीय समिति ने 3 जुलाई को बैठक बुलाई है। इसी मुद्दे पर कानून मंत्रालय के साथ ही विधि आयोग के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली ये संसदीय समिति है 30 सदस्यों वाली, जिसकी बैठक में संभावना है कि यूसीसी के मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा होगी। और साथ ही ऐसी भी संभावना है कि समान नागरिक संहिता से संबंधित बिल को संसद के आगामी मॉनसून सत्र में रख दिया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन ने विभिन्न संगठनों और लोगों से राय मांगी है। पिछले साल संसदीय समिति ने गोवा का दौरा किया था और वहां पर खासतौर पर अध्ययन किया था, क्योंकि गोवा में पुर्तगीज शासनकाल से ही सिविल कोड लागू है। तो समिति ने गोवा में अध्ययन किया था कि कॉमन सिविल कोड सारे नागरिकों पर किस तरह से काम कर रहा है। गोवा में खासतौर पर संसदीय समिति ने गोवा में यह पाया था कि अधिकांश लोग इससे संतुष्ट नजर आए थे। गोवा में सिविल कोड समान रूप से सभी पर लागू है। और गोवा के बाद दूसरे राज्य की बात करें तो उत्तराखंड सरकार भी इसी से मिलते जुलते बिल का प्रस्ताव सामने लेकर आ चुकी है और राज्य के नागरिकों से यहां पर भी राय ली गई है। पीएम मोदी ने दरअसल भोपाल में कहा था कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों ने मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग का शोषण किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज भी जब समान कानून की चर्चा होती है तो कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं। इस बीच केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि देश में पिछले 70 साल से हिंदू कोड तो लागू है, लेकिन कभी किसी हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सवाल यह बनता है कि जब देश में सभी लोग अपनी अपनी संस्कृति और रिवाज का पालन कर ही रहे हैं तो फिर यूसीसी को लेकर भ्रम क्यों है, यह बड़ा सवाल है। तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस देश में हिंदू कोड बिल बीते 70 सालों से लागू है और वो समान रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनों पर भी लागू है, लेकिन वहां आज तक कोई विवाद नहीं हुआ क्योंकि यह आपके निजी व्यवहार को टारगेट नहीं करता है। हिंदू कोड बिल इज देयर नाउ सिंस मोर देन 7 decades. It is equally applicable to Hindus, to Sikhs, to Jains, to Buddhists. Has that been able to create uniformity among them all? Not even among Hindus. The way marriage is solemnized in Kerala is totally different from the way marriage is solemnized in Uttar Pradesh. Any such law cannot be concerned with the way you solemnize your marriage, your customs, your rituals, your practices. They are not targeted by the law. बहुत अच्छी तरह से साफ किया है केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यूसीसी की स्थिति को लेकर। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी, साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आरपी सिंह जी। साथ में लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता हैं। लोकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी से। विनोद जी, जिस तरह से ये बात सामने आ रही है यूसीसी को लेकर के, क्या हम ये मान के चलें कि जिस तरह संसदीय समिति ने ये बैठक बुलाई है तो आने वाले मॉनसून सत्र में इस पर विधेयक आ सकता है? इसकी संभावना कितनी लग रही है विनोद जी? जी, संभावनाओं की बात अगर आप करें तो सवाल ये भी है कि ये 5 अगस्त भी आने वाला है और जब भी कभी इस तरह के बिल आते हैं, इतने इंपॉर्टेंट बिल आते हैं, तो लोग इस बात का कयास जरूर लगाते हैं कि शायद आर्टिकल 370 को जिस तरह से 5 अगस्त को ही सबसे बड़ा पहले बिल लाया गया था, राम मंदिर के बात जो बरसों से इस तरह की लंबित थी, उसका भी भूमि पूजन प्राइम मिनिस्टर ने 5 अगस्त को ही किया था। तो हो सकता है गजब का संयोग है। तो हो सकता है कि ये आने वाला जो मानसून सत्र है, जैसे कि संभावना है कि 17 जुलाई से शुरू हो, तो उसके साथ में ये बिल जो है कभी भी पार्लियामेंट में आ सकता है। लेकिन उसके आने की तो एक लंबी प्रक्रिया है। अभी एक ड्राफ्ट कमेटी को जाएगा, कमेटी की तरफ से जब चीजें सारी बात सामने
में आएगी, उसके बाद वो फिर से लॉ मिनिस्ट्री में जाएगा। उन सारी चीजों पे वो लोग देखेंगे कि कानून किस तरह से एक किसी भी स्टेट के साथ में कोई कंसर्ट नहीं कर रहा है या दूसरे कानून से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आना अभी बाकी है। लेकिन 5 अगस्त है, इसलिए आने वाला है, इसलिए सारे मीडिया में जो चर्चा है वो बहुत बड़ी चर्चा है। नहीं, उसके बाद जो डेवलपमेंट है इसका, वो डेवलपमेंट ये है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं उसके सुशील मोदी जी, तो सुशील मोदी जी की तरफ से 3 जुलाई को एक मीटिंग होनी है जिसमें उन्होंने लॉ कमीशन और लॉ मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ में जो 30 सदस्यों की जो कमेटी है उसके साथ ये मीटिंग होनी है। और ऑब्वियसली कि इसमें जो लॉ कमीशन ने अभी 14 जुलाई को ये सारे लोगों को सुझाव मांगा था, उनसे एक राय मार्ग बनाने की कोशिश की थी, वो चाहे वो धार्मिक संगठन हो या चाहे एनजीओ हो या जो भी लोग हों जो अपनी राय इसी पे ला सकते हैं, दे सकते हैं, उन सारे चीजों को कलेक्शन किया जा सकता है। तो इन्हीं संदर्भ में अभी जस्ट पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये कहा गया है कि 3 जुलाई को उनकी मीटिंग है जिसमें वो दोनों चाहे लॉ कमीशन के ऑफिसर्स हो या लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स हो, वो सारे लोग बैठेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। तो ऑब्वियसली इस चर्चा के बाद तो ये बात बनती है कि लॉ का जब स्टैंडिंग कमेटी इस पर एक रुख ले रही है, कमेटी जो है एक राय बना रही कोशिश कर रही है, कमेटी जो है व्यू जानने की कोशिश कर रही है, तो ऑब्वियसली आने वाला मानसून सत्र में इसका बिल रखा जा सकता है, जो सरकार की एक जिम्मेदारी भी होती है और सरकार का ये अपना एक आप कह सकते हैं कि अधिकार भी होता है। जो जिस तरह से देश में कोई डिमांड है या देश में जो चर्चा है उसको लेके सरकार कभी भी कोई कानून का मसौदा लेके संसद के सामने में रख सकती है, और यही प्रक्रिया के कारण अभी आज आप मीडिया में इतनी इसकी चर्चा देख रहे हैं। जी, कांग्रेस इस पर कहां खड़ी है, इस पर हम लोकेश जिंदल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह जी के पास मैं सीधा चलता हूं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं ताकि वो कम से कम इस बारे में और प्रकाश डालें कि क्या संसद के आगामी मानसून सत्र में आरपी सिंह जी ये बिल आ रहा है क्या, क्योंकि जिस तरह से संसदीय समिति भी सक्रिय है, लॉ कमीशन तो पहले से सक्रिय है ही। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं। ठीक है, मेरी जानकारी के अनुसार 8 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव लॉ कमीशन को भेजे और अभी भी वे सुझाव चल रहे हैं और वो वेब पोर्टल के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से डेलीगेशन भी मिलने गए हैं, मुझे जानकारी मिली जी। तो अब अगला स्वाभाविक जो प्रोसेस है वो कि इसका ड्राफ्ट बने, ड्राफ्ट बनकर वो संसदीय समिति के पास जाए, वहां से फिर ये वापस से प्रोसेस हो, ये परंतु एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब अगर ये प्रोसेस अगले 2 महीने में पूरा होगा तो हो सकता है 5 अगस्त को ये बिल पार्लियामेंट में पेश हो जाए, परंतु ये प्रोसेस पूरा होने के बाद जिसमें सब लोगों से, सब दलों से, सब जो लोग अपनी राय देना चाहते हैं उनसे राय लेने के बाद, तो यानी 5 अगस्त की चर्चा आप भी कर रहे हैं। नहीं, मैं करूं 5 अगस्त को भी हो सकता है, अगर डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस पूरा होगा। एक लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस पूरा होगा, परंतु मुझे कुछ लोग जो अटवेटिंग सी बात लग रही है कि उसको वो निजी जो मेरे पूजा पद्धति है उसके साथ जोड़ रहे हैं, उसका कुछ लेना देना नहीं। ये शादी के साथ, तलाक के साथ, उत्तराधिकारी के साथ, विरासत के साथ, इन सब का मामला है और बेटियों को बराबर अधिकार मिले वैसा मामला है। और प्रधानमंत्री ने ठीक है कि एक घर के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं, अगर मेरा बेटा कल किसी अन्य जाति धर्म की बेटी से शादी कर लाता है तो ये नहीं सकता कि उसके लिए अधिकार कुछ और होंगे और मेरी अपनी जो बेटियां उसके अधिकार होंगे और होंगे। एक जैसे होनी चाहिए, दोनों को एक जैसे ही विरासत मिलनी चाहिए, दोनों को एक जैसे अधिकार होने चाहिए। तो ये मामला उस प्रकार का है। ठीक, इसीलिए तो संविधान में इसकी व्यवस्था की भी गई थी उस समय। मैं लोकेश जिंदल के पास चलता हूं। लोकेश जी, अभी तक कांग्रेस के जो इस मामले में पक्ष आया है कांग्रेस की तरफ से, उससे लग रहा है कि कांग्रेस शायद समर्थन नहीं कर रही है। पी चिदम्बरम का भी बयान आया हुआ इस बारे में, कांग्रेस पार्टी भी कुछ न कुछ इसमें किंतु परंतु लगाती जा रही है। लेकिन एक सवाल यह उठ रहा है कि जब संसदीय समिति में आपकी पार्टी के सदस्य जाएंगे तो वहां पर तो साफ साफ बात रखनी पड़ेगी। कांग्रेस ने क्या मन बनाया है? क्या वहां पर संसदीय समिति के अंदर जाकर समर्थन करेंगे? कुछ पार्टियां समर्थन का ऐलान कर चुकी हैं, कुछ पार्टियां विरोध का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस कहां पर खड़ी है अभी? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऑब्जेक्टिव है, ये डीपीएसपी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही निर्धारित किया था जी, लेकिन इसे एक लॉ के माध्यम से लागू करना अनिवार्य नहीं है।
क्योंकि आर्टिकल 44 खुद कहता है कि द स्टेट शैल एंडिवर, इसका मतलब स्टेट प्रयास करेगा कि ऐसी परिस्थितियां बनाए जाए जो अनुकूल हो, जिसके द्वारा हम यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरह से ला पाए देश में और उसे स्वीकारा जाए समाज द्वारा। आज तो 70 साल बीत तो गए। जी, आज हम समाज की परिस्थिति देखते हैं। ट्राइबल्स देख लीजिए, मेघालय ट्राइबल काउंसिल ने इसका विरोध किया है। गैरो, खासी, केरल में ऐसी कई मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। उत्तराखंड में ऐसे कई ट्राइबल है, झारखंड में ट्राइबल्स हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। अगर हम कुछ माइनॉरिटीज की बात कर लें, उनमें शिक्षा का दर आज भी 68%, 75% है। आज भी वे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है। तो अगर हम बात करते हैं सरकार की, ये वही सरकार है जो कर्नाटक में 4% का रिजर्वेशन मुस्लिम समाज के लिए हटाना चाहती थी। तो धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है तो हटा रही थी। सुनिए, ये कानूनी तौर पर ठीक है तो ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक जो है बढ़ोतरी हो, जिसके द्वारा उनमें जो है इस तरह के कानून को स्वीकारने की अनुकूलता आएगी। सरकार दोगलापन है, एक तरफ तो एक्सेलरेटर दबाती है, दूसरी तरफ ब्रेक दबाती है। इनका सरकार की जो नीतियां है, इससे पिछड़ा जो कल्चर है उसके तरफ कुछ समाज जा रहे हैं। आधुनिकरण नहीं हो रहा है हमारे समाज। इन सारी चीजों पर उस समय संविधान सभा ने भी जरूर विचार किया होगा और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, और उसके बाद संविधान को लागू हुए 73 साल बीत गए। अब ये कब लागू होगा? लोकेश जिंदल जी, मैं लौटता हूं आपके पास सवालों को लेकर, लेकिन मैं जरा विनोद जी का रुख करता हूं। विनोद जी, कांग्रेस, मुझे ऐसा लग रहा है, आप भी इस चीज को देख रहे हैं और तमाम बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, क्या लगता है कि संसदीय समिति में तो औपचारिक रूप से अपना रुख रखना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों को, तो वो क्या रुख रखेंगे और क्या वो अपने वहां पर स्टैंड देंगे? जैसा लोकेश जी भी बोल रहे हैं, चिदम्बरम बोल रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेता बोल रहे हैं। लाल जी, लोकेश जी काफी विद्वान आदमी हैं और लीगल का मुझे तो लगता है कि मेरे से तो बहुत ज्यादा जानते हैं। वो जिस लीगल पर्सपेक्टिव में इसको खाका खींचने की कोशिश करते हैं, ये खींचते खींचते कांग्रेस ने 70 साल लगा दिए थे। लेकिन मैं उनको बता रहा हूं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो 44 में शायद हमसे बेहतर जानते हैं इस चीज को, शैल का यूज किया गया है, विल नहीं है। मैं ये स्टेट की ड्यूटी है, ये करना है उनको कि इस देश में एक कानून होंगे सबके लिए। जो नहीं हुआ, ये बात तो दोनों प्रवक्ता बेहतर समझेंगे, लेकिन आरपी सिंह जो बात कर रहे थे, मैं उनकी बात को कह रहा हूं कि एक भ्रम की स्थिति जो है वो हर समय में भ्रम कैसे फैलाया जाता है। अभी जो इसी जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की जो ये अभी सूचना है हम लोग के पास, जो 3 जुलाई को उनकी मीटिंग होनी है, उसी तरह से एक हाउस कमेटी जो है पिछले साल गोवा गई थी। संसद की ही कमेटी थी, गोवा गई थी इस बात को परखने, इस बात को जानने के लिए कि गोवा में पिछले कई वर्षों से, आप कह सकते हैं कि गोवा के आजाद मुक्ति से बहुत पहले से वहां पुर्तगाली शासन के तरफ से ही वहां एक कॉमन सिविल कोड लागू किया गया था और उस कॉमन सिविल कोड को उन्होंने बहुत तरीके से प्रैक्टिस में लाया था। गोवा को आप देख लें कि वहां हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, पारसी है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन उन्हें कभी भी एडॉप्शन के मामले में, शादी के मामले में, तलाक के मामले में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां बहुविवाह भी नहीं है, पॉलीगैमी का आप ये देख लीजिए कि वहां कोई मुस्लिम जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता और वहां चल रहा है। वहां वही चीज क्रिश्चियन में भी लागू है, वहां एडॉप्शन में वही चीज लागू है। तो जब देश में एक स्टेट ने ये मानक करके दिखाया है तो ये कैसे संभव है कि और बाकी जो 30 स्टेट है उसमें कोई अपना एक रिलीजियस और पर्सनल लॉ लेके आए कि हमारे तलाक में ये इशू है, हमारे एडॉप्शन में आपका ये इशू है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी मजहब के लोग हो, जब वो कोई बच्चा गोद लेता है तो जब उसके अधिकार की बात होगी तो फिर उसमें अलग अलग कानून कैसे होंगे? अभी तक अपने यहाँ हिंदू कोड के अलावा किसी भी कम्युनिटी में उसको अधिकार नहीं मिलता है। तो अगर अधिकार नहीं मिलता है तो उनको गोद लेने का कोई राइट नहीं बनता है। उसी तरह से तलाक के मामले में आप देख लीजिए, एक ट्रिपल तलाक इशू को खत्म करने में जब सुप्रीम कोर्ट को पहल हुई तब यही मोदी सरकार ने पहल किया और वो खत्म हो गया। तो जब जितने बड़े इस्लामिक कंट्री हैं उसने ये ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया था, लेकिन भारत में इसकी शंका और ये चीजें उठती रही। तो आप देख लीजिए कि साहबानों के इशू में क्या हुआ, और यही कांग्रेस की सरकार है जो इसके लिए कानून बना के ले आए थे। तो ये जो इनका अंदेशा है, इस अंदेशा को लोकेश जी को छोड़ना चाहिए। ये देश बहुत बदल गया है। लोकेश जी ने कुछ बातें रखी हैं, उस पर मैं आरपी सिंह जी से जरूर जवाब लूंगा, लेकिन पहले अभी मैं लोकेश जी के पास ही चलता हूं। लोकेश जी, गोवा में तो कांग्रेस ने कई सालों तक राज किया है भाई।
वहां पर कांग्रेस ने कई सालों तक शासन चलाया है, वहां लंबे समय से समान नागरिक संहिता लागू है। अच्छा, गोवा के समाज को हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो एक रूपी समाज है, बिल्कुल बहुरूपी समाज है। तो क्या दिक्कत है? उस तरह से पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो सकता लोकेश जी? देखिए, ये ऐतिहासिक जो कस्टम है, अगर आप गोवा सिविल कोड की बात करेंगे, हाँ। ये पोर्चुगीज द्वारा लाया गया था। ठीक। और अगर मेरे मित्र कह रहे थे कि वहां पर पॉलीगैमी नहीं है, तो ये गलत है। हिंदूज अगर मान लीजिए जो 4 शादियां हैं वहां पर, हाँ, वहां पर बाईगैमी अलाउड है। अगर जो महिला लोकेश जी शायद उसको करेक्ट कर ले तो हाँ, मैं बेहतर वही है। कह रहा हूं कि वहां पर अगर प्रोजेनी ना दे पाए तो बाईगैमी वहाँ नहीं है, allowed वहाँ बगैर रजिस्ट्रेशन की किसी की शादी होती नहीं है। अरे जी। सर, आप मुझे बात करने दीजिए। हाँ, जो कीजिए, स्पेशल कीजिए, मैरिज बिल्कुल एक्ट कीजिए, का वो खाली प्रावधान है correct कर रहे थे। 1954 का, देखिए जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, वो एक आपको सहूलियत देता है सिविल कॉन्ट्रैक्ट की। अभी जैसे आरपी तो वो सिंह जी ने अपवाद कहा, की स्थिति अगर में उनका देता है बच्चा ना। जो है, अगर उनका बेटा कल को दूसरी जाति या दूसरी धर्म की किसी महिला से शादी करना चाहे, तो हाँ। स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान है आपके पास में। अभी आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तो तहत पूरे एक देश के लिए भी उस तरह का कोई प्रावधान ले आएंगे समान नागरिक संहिता के बाद? पूरे देश में है स्पेशल मैरिज एक्ट, है ही। आपके पास ये चॉइस है हाँ। कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ठीक। किसी भी मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट की तरह से लगा सकते हैं। हाँ, तो आ इसमें रहा मुझे हूं लगता आपके नहीं पास है आरपी। कि किसी भी आरपी प्रकार सिंह। की डिसेबिलिटी है या फिर बहुत ज्यादा आवश्यकता है ठीक। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने ठीक है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हम इसमें भी ले सकते हैं। आप संसदीय समिति में जाके बात रखिए कि इस तरह का प्रावधान रहना चाहिए जो गोवा में। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। आरपी सिंह जी, तमाम बातें जो इन्होंने कही कि सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की नीयत पर ही सबसे बड़ा सवाल है, बाकी इन्होंने जो अपनी समस्याएं उठाई, भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों का निराकरण कैसे करके यूसीसी लेकर आए? देखिए, धारा 370-35 से जब हटी थी तब राहुल गांधी ने कहा था वहां पर कत्लेआम हो गया, कत्लो गैरत होगी, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं। ये उनका अगले दिन उनका बयान है और उन्होंने बीबीसी को कोट करते हुए ऐसा कुछ बयान दिया था। परंतु क्योंकि वह हर चीज जो मोदी जी करेंगे या देश खत्म होगी उस पर विरोध करना है। अब उदाहरण के लिए एक धर्म के अंदर शादी की उम्र 15 साल है उनके पर्सनल लॉ के चलते हुए। जी। देश कहता है कि आप 18 साल से कम में शादी, अब तो 21 साल हो गए, शादी कर नहीं सकते। तो क्या हम चाइल्ड मैरिज अलाउ करेंगे क्या? 15 साल का बच्चा तो चाइल्ड मैरिज में आता है, क्या हम चाइल्ड मैरिज अलाउ करेंगे क्या? ये सोचने की बात है। फिर अभी इन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक की बात या 4 शादियों की बात, आप 4 शादियां कर सकते हैं। तो मैं कल किसी को सुन रहा था, कह रहा कि नहीं, अगर एक शादी से बच्चा हो, दूसरी शादी कर ले, दूसरी से तीसरा। तो एक बहन जी बैठी थी, बोले ये छूट हमको भी दे दो आप। हाँ। कि आप सिर्फ आदमियों को क्यों छूट है, पुरुषों को छूट है? हाँ, बिल्कुल, लैंगिक समानता तो होनी ये चाहिए। छूट बहनों को या औरतों को भी दे दो। जब उनका अगर एक पुरुष से बच्चा नहीं हो पा रहा, दूसरा पुरुष को रख ले, अपने दूसरे पुरुष से शादी कर ले, नहीं होता तीसरे कर ले। तो ये क्या कुछ विसंगतियां हैं। अब है तो है, उनको ठीक करने का समय आ गया। जैसे हिंदू कोड बिल लाकर जो विसंगतियां थी उसको दूर किया। जी। जिस प्रकार से यहाँ पर सती प्रथा थी या बाकी जो प्रथा थी वो सब हटी यहाँ पर देश से, नहीं तो इस देश में सती प्रथा चलती रही बहुत साल तक। और इसी प्रकार बच्चा गोद लेने के लिए छूट नहीं है एक धर्म में। तो वो दोनों पति दोनों पर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी तो छूट हो कि वह जो बाकी लोगों को छूट है वैसी कर सके। हाँ, आपकी जो निजी, मतलब मैं सिख हूं, मुझसे ज्यादा माइनॉरिटी तो हो सकते, जिन माइनॉरिटीज की बाकी लोगों को चिंता है वो तो सेकंड मेजोरिटी है, माइनॉरिटी नहीं कहते। 15% को आप माइनॉरिटी नहीं मान सकते। माइनॉरिटी तो हम लोग 1.5% वाले माइनॉरिटी है। हमें चिंता होनी चाहिए, बेशक हमें इसकी ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि क्या विषय है जो हमको कल तंग करेंगे, जिन विषयों को, जो हमारे धार्मिक चिन्ह है, जो हमारी जो धार्मिक प्रथाएं हैं उसको लेकर के विषय होंगे। तो ये धार्मिक चिन्ह और धार्मिक प्रथाओं को छूने वाला ही नहीं है ही नहीं। बिल्कुल वही आरिफ मोहम्मद खान कह रहे थे। ये समाज के जो विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेना, तलाक देना, 4 शादियां ना करना, मतलब एक बार दूसरी शादी कर लेना, इन सब विषयों पर चिंता करता है। और एक और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड दुनिया भर के मुसलमान देशों में लागू है। जी, ये भी भारत में लागू नहीं है। और ये ट्रिपल तलाक को लेकर जिस प्रकार से कर रहे थे अभी बात, ट्रिपल तलाक इजिप्ट के अंदर 90 साल पहले लागू हुआ। तो दुनिया के अंदर कहीं भी बाकी देशों में भी ट्रिपल तलाक नहीं है। तो वो
वहां से हटा दिया गया था 90 साल पहले। ठीक। तो क्या है कि कुछ समाज में कुसंगतियां या कुछ सिस्टम में दिखते जी। हों, उसको समय समय रहते हुए समाज के हिसाब से ठीक कर लेना ठीक, चाहिए। इसमें ठीक, क्या बुराई लौटता हूं है? आपके और 70 साल हो गए अब तो। हाँ, समाज आगे बढ़ गया 70 साल में। 7 दशक से ज्यादा। लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, आप कुछ, एक तो उनको गोवा के कानून के बारे में बता रहे थे, गोवा में बहुविवाह के मामले में, उसको भी बताइए, और ये भी कि आखिर जब सब कई जगहों पर है, यहां तक कि इस्लामिक देशों में भी है इस तरह के, तो यहां क्या दिक्कत हो रही है एक धर्मनिरपेक्ष देश में, विनोद जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिंदल साहब को समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम दुनिया के अलग अलग देशों में सब जगह ऐसा रहा होगा। अब अगर आप देखें कि दुनिया में सबसे अगर ज्यादा मजबूत और फ्रांस का ही मॉडल था ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो ऐसा नहीं है कि जो सब हर सोसाइटी में ऐसे इस तरह के चीजें दिक्कत में आई होगी, लेकिन दुनिया के देशों ने अपने को करेक्ट किया है। जैसा कि आरपी सिंह जी कह रहे थे, आप मुस्लिम कंट्री में देखिए कि उनका अपना एक कानून है, उसमें किसी और दूसरे तीसरे के लिए अलग अलग कानून की प्रावधान वहां पर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिंदल साहब बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की बात को वो लोग कर रहे थे, रिएक्शन दे रहे थे कि पीएम ने जो कहा था भोपाल में, उन्होंने कहा कि इसको आप वोट बैंक से मत जोड़िए। ठीक। और उसमें आप समाज के एक वर्ग को जो आप वंचित रखा हुआ है, खास करके उसमें महिला और पसमानदा समाज की बात वो कर रहे थे। तो हुआ क्या, आप ये देखिए कि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो 1975 में वो एग्जिस्ट में आया था, जो एक एनजीओ है, आपने उसके दबाव में 62 साल की महिला साहबानों थी जो लोअर कोर्ट से लड़ते लड़ते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई थी, सिर्फ 200 रुपए के उसके मासिक भत्ता के लिए, और 200 रुपए उसको भत्ता मिल जाता तो क्या उसमें ऐसा कयामत के हो जाते, क्या चीज ऐसा हो जाता है कि एक मजहब के लिए वो नुकसान होता। लेकिन आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल ने उस पर दबाव बना के आपने संसद से उसको अमेंडमेंट कराया था। तो ये चीजें कहने के लिए लोगों के पास साक्ष्य हैं, लोगों के पास ये तर्क है कि 50 साल आपने उसके बाद पीछे कर दिया, आपने बैक गियर में डाल दिया एक प्रोग्रेस को, एक समाज को, एक चीजें जो बहस में आ रही थी साहबानों के साथ। और यही बात आरिफ मोहम्मद खान आप इसको आगे बढ़ना चाहिए। सहयोग देखिए कि आरिफ मोहम्मद खान उस चीज से भी जुड़े हुए हैं, उसी मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से। लोकेश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। लोकेश जी, आपने कहा कि ये सरकार कभी एक्सीलरेटर लगाती है, कभी ब्रेक लगाती है। हमें तो लगता है कि लोकतंत्र, मानवाधिकार, नारी अधिकार के मामले में, धर्मनिरपेक्षता के मामले में हमने पहले ही कभी एक्सीलरेटर लगाया, कभी ब्रेक लगाया। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो धर्म पर आधारित कानून क्यों बनाते उस समय? लोकेश जी, देखिए, आपने धर्म पर आधारित जो कानून की बात की है, केवल धर्म आधारित कानून समाज में सुधार लाने के काबिल के मतलब के लिए जिम्मेदार नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते कि धर्म के आधार पे कानून बना देंगे तो समाज में सुधार आ जाएगा। मैं उदाहरण देता हूं, तो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कह रहे हैं। 498C, सेक्शन 498C जो डाउरी प्रोहिबिट करता है जी, इसको क्रिमिनल ऑफेंस कहता है, लेकिन उसके बाद में क्या डाउरी डेथ कम हुई है क्या? उसके बाद में वो डाउरी एज अ सोशल इविल चला गया है क्या? ऐसा नहीं गया है। मर्डर पर भी बंद कर दो, आवश्यकता है। इसका ये भी तर्क है, ये भी तर्क है। मर्डर पर भी बंद कर दीजिए आप। खून करना भी तो लोग खून करना बंद कर दिए, बंद कर दिया क्या? अच्छा, अब उनको पूरा कर मुझे मेरी बात रखने दीजिए। जब तक हम समाज में अनुकूल परिस्थितियां निर्माण नहीं करेंगे तब तक सोशल लेजिस्लेशन इफेक्टिव नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अच्छा, आप एक लाइन में बताइए, एक लाइन में आप बताइए लोकेश जी, यूसीसी के पक्ष में है कि नहीं है, हाँ या ना? देखिए, वर्तमान में परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। ठीक, समझ गए। आरपी सिंह जी, वो कह रहे हैं वर्तमान में पक्ष में नहीं है। अगले 100 साल नहीं होंगे इनके हिसाब से। इनके हिसाब से 370-35 के लिए अनुकूल नहीं थी, ट्रिपल तलाक के लिए अनुकूल नहीं थी। तो इनके हिसाब से चलो तो राम मंदिर भी नहीं बनना चाहिए था। कोर्ट गए थे, कचहरी गए थे, वहां पे जाकर हल्ला भी किया था कि राम मंदिर नहीं बने। इसके लिए जाकर कपिल सिब्बल जी ने खूब जाकर धाड़े भी मारे कि राम मंदिर चुनाव के बाद की बात करें। तो ये तो अपनी जगह है, इनकी अपनी मनस्थिति है। ये वोट बैंक की राजनीति चलते किसी हद तक जाते हैं। इन्होंने एक पर्टिकुलर रंग का चश्मा, लेकिन आपकी तरफ से मजबूत इच्छा शक्ति है कि आएगी? बिल्कुल सुनिश्चित है। देश में मैं करूं, सबसे ज्यादा चिंता तो मेरी संप्रदाय को होना चाहिए, कम्युनिटी को होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आना चाहिए, सबके लिए बराबर के अधिकार होने चाहिए। और हाँ, उसमें जो मेरे निजी धर्म के या मेरे निजी प्रार्थना के या मेरे निजी और अधिकार है, उनका हनन नहीं है, उसके बाद आए, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक, चलिए यहीं पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। संविधान सम्मत है और निश्चित तौर पर धर्मनिरपेक्षता के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी जुड़ने के लिए, आरपी सिंह जी आपका भी और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए।